आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ जो है आपकी मैराथन क्लासेस चल रही लगातार, चाहे वो हिस्ट्री की हो, जियोग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमी की हो। तो जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है मैराथन का, और मिडिवल हिस्ट्री आपके 4 पार्ट में मैराथन में कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें सारे PYQ करवाए जाएंगे घटना चक्र के, जो भी प्रीवियस ईयर में UP PCS में, RO में, IS में, BPSC RAS में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर आए सब करवाए जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। ठीक, देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनके वंश का नाम क्या कहलाया, संगम वंश। हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम क्या था, संगम था। तो इन्हीं के नाम पे जो है इस वंश को संगम वंश कहा जाने लगा। और हरिहर और बुक्का जो थे कंपली राज्य में मंत्री थे पहले। ठीक, ये भी याद रखिएगा। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का थे। इनके पिताजी का नाम था संगम। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी 1336 ईस्वी में। 4th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। ठीक, तो ये हरिहर प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक, ये समझिए हरिहर प्रथम के द्वारा। और यहाँ सारी डिटेल आप देख सकते हैं। और यहाँ भगवान विरूपाक्ष की बात की जा रही। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक, जो तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक है, कि दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की। तो विजयनगर कहाँ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। तो उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता यानी भगवान विरूपाक्ष की है। और विरूपाक्ष किसका नाम है, शंकर जी का नाम है। कभी पर्यायवाची में हिंदी में आ जाए तो लगा दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी। तो ये आपकी थी गंगा देवी। ठीक, अब यहाँ सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं। 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में और दूसरी कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था और उनकी पत्नी थी गंगा देवी। कंपन जी की पत्नी थी गंगा देवी। तो उन्होंने अपने पति के इस जो है महान काम के ऊपर जो है अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है कि हमारे पति गए और वो जीत कर आए। ये सारी बातें उन्होंने इस किताब में की हैं। ठीक, कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था, ये भी याद रखना। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो हरिहर द्वितीय ने गोवा को छीना था। ठीक, बहमनियों से। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, जो बुक्का के पुत्र थे हरिहर द्वितीय, वो 1377 से 1404 तक काफ़ी टाइम तक जो है शासन करते हैं। देख सकते हैं आप, लगभग 27 साल तक सिंहासन पर बैठे ये हरिहर द्वितीय, जो कि बुक्का के पुत्र थे। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, काची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से भी राजस्व वसूल किया। ठीक, बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। मतलब हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और गोवा को छीन लिया था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन है और ये कथन दिए हुए हैं और इन पे विचार करना कि कौन कथन सही है कौन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए पहला क्या है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। तो जो संगम वंश का था अंत किसने किया था, नरसिंह सालू ने किया था। मतलब संगम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, सालू वंश आता है। याद रखना, ये एकदम सही बात है कि नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया था और सालू वंश की स्थापना की थी। ये आपका राइट हो जाएगा। वहीं वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को सिंहासन छीना, ये भी आपका सही है। ठीक, ये भी सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ठीक, तो ये आपके कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। ठीक, चौथा भी सही, 1 2 3 4 सभी सही। चलिए डिटेल में बात कर ही लेते हैं। देखिए चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मतलब जो चंद्रगिरी के सामंत थे नरसिंह सालू, उन्होंने जो संगम वंश के अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय, उनको हटाया सत्ता से और खुद जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन, नरसिंह सालू, और सालू वंश की स्थापना करते हैं। सालू वंश के अंतिम शासक होते हैं इमाद नरसिंह, इनको सत्ता से हटा देते हैं। कौन, आपके वीर नरसिंह। वीर नरसिंह जो है तुलु वंश की स्थापना करते हैं और कृष्णदेव राय जो होते हैं इनके छोटे भाई होते हैं और तुलु वंश की स्थापना होते हैं वीर नरसिंह। तो कृष्णदेव राय
तुलु वंश के थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये सीरियल भी आ जाता है कि संगम वंश पहले आया कि जो है सालू वंश आया, तो संगम के बाद सालू आता है, सालू के बाद आपका तुलु वंश आता है, तुलु के बाद अरिमेडु वंश आता है, ये भी याद रखना, ये सीरियल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक, तो किस राजा के साथ लड़ा था कृष्णदेव राय ने? कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध किया था। गोलकुंडा तेलंगाना में पड़ता है। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक, गोलकुंडा में जो कुतुब शाही वंश था उसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि को जीत लिया। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हो जाती है और कृष्णदेव राय विजयी होते हैं। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय का वर्णन भी किया कि सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो कृष्णदेव राय ही हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये आपके 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहते थे, सुशोभित करते थे, इसलिए उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना सर्वप्रमुख था। ठीक, जो अष्टदिग्गज तेलुगु कवि थे उसमें पेडन्ना जो थे इनके बहुत ही ज़्यादा सर्वप्रमुख कवि थे, जो संस्कृत तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्वारोचित, संभव और मनुचरित, याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। उसकी प्रमुख रचना मुक्तमाल्यद है जो तेलुगु भाषा में है, और तेनालीराम भी इन्हीं के यहाँ थे। ठीक, याद रखिएगा। इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? तो आपके कृष्णदेव राय से संबंधित हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? ठीक, तो कई लोग तमिल लगाते हैं लेकिन तेलुगु का इसका आंसर। तेलुगु साहित्य का जो स्वर्णयुग था वो कृष्णदेव राय का युग था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखिएगा, नागलपुर की। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से सही कौन से नहीं सही। देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल की थी भाई। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है। उनके दरबार को अल्लासानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। नहीं, तमिल का नहीं, तेलुगु का ज्ञाता था। तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 ही सही हैं, ये आप मान के चलिए। ये आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगर यहाँ तेलुगु देते तो तीसरा भी राइट हो जाता। ठीक, यहाँ आप पढ़ सकते हैं पूरी चीज़ें। ठीक, अल्लासानी पेडन्ना जो था वो आपका क्या था? संस्कृत और तेलुगु भाषा का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित, संभव और मनुचरित, याद रखिएगा, स्वारोचित, संभव और मनुचरित उसकी रचनाएं हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये आपकी कृष्णदेव राय के समय में निर्मित हुआ था। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, संगम वंश के शासक थे देवराज द्वितीय। कार्यकाल इनका 1422 से 1446 तक था। इन्हीं के शासनकाल में ये जो है विजयनगर आता है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक, निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी एक इटली का यात्री था, उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री ने यात्रा की, और निकोलो कॉन्टी जो कि इटली का है, जहाँ की सोनिया गांधी है आपकी, वहीं का ये भी था। तो वहाँ से आता है और यात्रा करता है देवराय प्रथम के समय। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन भी किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण भी दिया है। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। ठीक, ये सिस्टम था। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो कुश्ती भी करती थी महिलाएं, ज्योतिषा शास्त्र भी थी, ठीक, और लेखाकरण मतलब लिखने का काम भी करती थी, भविष्यवाणी भी करती थी, तो सब करती थी, समझिए।
पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करता है। वह कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहा, ठीक, कुछ समय तक ठहरा, भोजन पानी किया, नाश्ता पानी किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। नूनीज क्या था? घोड़े का व्यापारी था। नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती करती थी, ठीक, ज्योतिषा शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता भी थी, भविष्यवाणी भी करती थी, संगीत तो करती थी, ठीक, श्रेया घोषाल, ठीक, नेहा कक्कर तो थी, नृत्य निपुण में भी वो जो है बहुत कुशल थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। आधा युद्ध तो ऐसे समाप्त कर देते थे, समझिए बात को, ठीक, ऐसे ही जीत जाते थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात कौन कौन है ये आपको बताना है। तो ये आपके नन्नय और टिक्कन है, ठीक, नन्नय और टिक्कन तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं, ठीक। कंबन ने कंबन रामायण लिखी है, तो ये याद रखिएगा आप। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा, फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया। मतलब 3 लोग लगे हैं। महाभारत का तेलुगु में जो अनुवाद किया है नन्नय, और उसके बाद में टिक्कन, उसके बाद एर्रन, 3 लोगों ने किया है। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं, ठीक, कवित्रय मतलब 3 कवि के रूप में विख्यात हैं। तो नन्नय, टिक्कन, एर्रन को आप लोग याद रखेंगे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आशय प्राप्त था, तो सायण को आशय किसका प्राप्त था? तो विजयनगर राजाओं का आशय प्राप्त था, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। चोल राज्यकाल और गुप्त राज्यकाल गलत हो जाएगा, और यहाँ पर सातवाहन राज्यकाल भी गलत है। विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे सायण। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो कृष्णदेव राय के जो है राज्यारोहण को 500 वर्ष गुजर गए हैं, क्योंकि कृष्णदेव राय का राज्यारोहण हुआ था 1509 ईस्वी में, ठीक, तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया, 20 साल तक। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा था, बहुत महान राजा था, भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम 1336 से 56 तक बैठते हैं। हरिहर प्रथम एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, और पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी तक चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। तो ये सारे ऑप्शन के हिसाब से दे रखे हैं, ठीक। कुलोत्तुंग कब था? 1070 से 1120। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, 4 लोगों की सेनाएं थी। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त, पूरी तरीके से एक हिंदू राज्य को ध्वस्त करने का पूरा प्री प्लान था, ठीक। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर का। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता का कहना था कि ये युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, लेकिन वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी था, जो 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध में, इसीलिए इसे राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो था वो सदाशिव राय था 1542-70 में, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। देखिए, राम राय जो था वो एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु वो सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है, सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 4 राज्यों ने एक साथ हमला किया था, ठीक। कौन कौन थे? बीजापुर था आपका, ठीक, अहमदनगर था, और आपका बीदर था, और गोलकुंडा था। ये चारों ने मिलकर के एक साथ हमला कर दिया था, ये बात समझिए आप। तालीकोटा के युद्ध लड़ा गया था, ठीक। विजयनगर अकेले था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर भी शामिल था, ठीक, सिर्फ बरार नहीं था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तो मैसूर राज्य की स्थापना ओडियार ने की थी, याद रखिएगा। तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय उस समय शासक था, जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और अराविडू वंश, जो कि आपका अंतिम वंश था भाई, संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अराविडू। तो अराविडू वंश की स्थापना 1570 में होती है लगभग। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर दिया था, सदाशिव राय को, और पेनुकोंडा में जो है इसकी स्थापना की। इसका उत्तराधिकारी, मतलब अराविडू वंश की जो राजधानी थी वो पेनुकोंडा थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय, मतलब जो आपके तिरुमल थे, तिरुमल के बाद रंग प्रथम आए, फिर वेंकट द्वितीय आए। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया, ठीक।
पहले जो था पेनुकोंडा इनकी राजधानी थी अराविडु वंश की, फिर चंद्रगिरी थी। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडेयार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ठीक, विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूला जाता था। यही बातें हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, एकदम सही बात है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी सही बात है। एक और दो दोनों सही है, IAS में आया हुआ है प्री क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता जो होती थी उसी के आधार पर भू राजस्व लिया जाता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो होता था वो भू राजस्व स्रोत ही था। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था, तो 58 नामक एक अलग विभाग ही बना दिया था, भैया राजस्व एकत्रित होगा। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सिंचित है, शुष्क है, उद्यान है, वन है। सामान्यतः भू राजस्व की जो दर थी वो उपज की 1/3 थी, और 1/3 से लेकर के 1/6 अंश तक थी। मतलब 3 किलो अनाज पैदा हुआ 1 किलो दो, 6 किलो पैदा हुआ 1 किलो दो, ये मतलब था कि 1/3 से 1/6 तक होती थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। भाई गेहूँ पैदा हुआ तो कहते थे 1/3 दो, लेकिन अब कोई चीज़ जो कम पैदा होती तो उसमें 1/3 ही लेते थे, ये होता था। बस समझी बात को। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश लिया जाता था। जो ब्राह्मणों की भूमि थी उनसे 1/20 लेते थे, जैसे 20 किलो अनाज पैदा हुआ 1 ही किलो दो। और मंदिरों की जो भूमि थी उससे 1/30 लिया जाता था, 23 किलो पे 1 किलो। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हम्पी कर्नाटक के जो खंडर हैं वहीं से विजयनगर के जो है अवशेष मिलते हैं। हम्पी के खंडर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है, तो ये भी याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिलता है हम्पी कर्नाटक में मिलता है, यूनेस्को में भी शामिल किया गया है इसे। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम ने भेजा था चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो श्रीनाथ जो थे वो देवराज द्वितीय के दरबार में थे। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि जो थे श्रीनाथ, वो विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराज द्वितीय के शासनकाल में 1422 से 46 के दरबार में थे। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे। श्रृंगार नेसदम उनकी प्रमुख कृति है। ठीक, तो श्रीनाथ ने श्रृंगार नेसदम लिखी है। देवराय जो द्वितीय थे उनके शासनकाल में थे। देवराय द्वितीय के समय ही अब्दुल रज्जाक आया था, आपका पारस का एक यात्री था, याद रखिएगा। और देवराय प्रथम के समय आया था निकोलो कॉन्टी, जो कि इटली का यात्री था। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विजयनगर में कल्याण मंडप जरूर बनाया जाता था। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर है? ये हम्पी कर्नाटक में है। 56 तक्षित स्तंभ है इसमें, समझिए बात को। तो यहाँ आप दिल्ली सल्तनत प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों नहीं माना? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। एकदम सही बात है। मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा, ये सब कुछ नहीं, जो है अधिकतर आबादी हिंदू थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क थे। ज़्यादातर जो अमीर और सुल्तान थे वो आपके तुर्क होते थे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहते थे? आमिल कहते थे। मतलब जो राजस्व की वसूली करता था राजस्व प्रशासन में उसे आमिल कहा जाता था। जैसे आपके आज GST इंस्पेक्टर हैं, ठीक, जाते हैं GST इकट्ठा करते हैं, मतलब समझिए बात को, जो नहीं देता है, तो उसी तरीके से आमिल। और वहीं दूसरा है, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था नहीं थी। ठीक, देसी नहीं विदेशी संस्था थी, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही।
क्योंकि अरब देश में पहले से एकता प्रणाली का सिस्टम चल रहा था, तो वही यहाँ लागू की गई। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में स्थित, बिल्कुल गलत है। मीर बख्शी का जो पद है ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ठीक। और ये जो आया है ये आपका मुगल काल में आया है मीर बख्शी का पद। और दीवाने अर्ज नाम का जो पद होता था ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ये आपका था सल्तनत काल में। तो ये तीसरा भी गलत, तो पहला सही बस और सब गलत है। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, देखिए दिल्ली सल्तनत के राज्य प्रशासन में प्रत्येक परगना मतलब कई गांवों का समूह जो होता था उसमें एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति कर देते थे जो परगने के राजस्व संग्रह करते थे। और एकता प्रणाली भारत की नहीं थी, ये देसी संस्था नहीं थी, ये आपकी अरब की थी, ठीक, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ था। और इल्तुतमिश ने सबसे पहले लागू किया था, याद रखिएगा। मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख, जो कि मुगल काल का पद है। सल्तनत काल का जो है वो आपका दीवाने अर्ज है, ठीक, दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। और निम्नलिखित में ऐसे कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, ये आपको बताना है। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, एकदम सही बात है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में, यह खाता वाता कोई नहीं खुलता था, समझिए बात को, सी ही गलत है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ठीक, तो डी आपका सही है। अब यहाँ देख लीजिए, भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली का प्रचलन किया गया। एकता व्यवस्था के तहत एकता के जो धारक होते थे, एकतादार या मुक्ति, ठीक, जो एकता के धारक जो वहाँ मेन हेड होते थे, को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरी करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी, जो खालिसा भूमि से आय प्राप्त होती थी वो सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजामुल मल्क की फारसी पुस्तक है सियासतनामा, उसमें सारा चीज मिलता है बस। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम में अनुक्रम में है, ये बताना है आपको। देखिए कई गांवों का जो समूह होता था उसे परगना कहते थे, तो सबसे फर्स्ट स्टेज तो परगना हो गई, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। सूबा जो होता था सबसे बड़ा होता था, ठीक, कहते सूबे के मालिक हैं। तो परगना के बाद आपका सरकार आता था और सरकार के बाद सूबा, मतलब कई परगनों से सरकार और कई सरकारों से सूबा बनता था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पढ़ भी सकते हैं, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबों यानी प्रांत में, जो आज का स्टेट होता है उस समय सूबा कहा जाता था, बांटा था। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार यानी जिला टाइप में बांटा गया था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था और प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। परगना को महल भी कहते थे। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था और परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे। शाहजहां के समय काम हुआ, तो ये समझिए बात को। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी और ये सैन्य विभाग का प्रमुख एक विभाग था, ठीक, और सैन्य मंत्री कह सकते हो आप। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक थे एक बलबन, तो इन्होंने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना मतलब तुरंत की सेना को रखने की शुरुआत की थी। जैसे लड़ाई हुई तुरंत सेना रखो। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया था। उसे रावत ए अर्ज की उपाधि भी इसने दी थी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती करना, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना, वेतन देना, ये सब काम था बस। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दीवाने मुस्तकराज जिसे राजस्व विभाग कहते हैं, राजस्व विभाग से संबंधित था दीवाने मुस्तकराज, राजस्व की वसूली से, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, एकदम सही बात है। दीवाने अमीर को ही जो है ये आपका कृषि विभाग से संबंधित है और इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, ये भी सही है आपका। दीवाने खैरात मतलब होता था एक तरह का दान करने वाला सिस्टम था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने रियासत बलबन ने नहीं किया था, दीवाने रियासत जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था, दीवाने रियासत, याद रखिएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो दीवाने बंदगान जो था, जो आपके दासों से संबंधित विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही निर्माण किया था। ये दासों का बहुत शौकीन था, मतलब जो है, तो इस तरीके से दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवाने मुस्तक राज जो था वो राजस्व
में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके ऊपर दीवानी मुस्तक राज की स्थापना आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और यही सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित है। और ये बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी मुस्तक राज, ये आपके राजस्व में भ्रष्टाचार से संबंधित एक विभाग था। दीवाने को ही, जिससे कि कृषि विभाग से संबंधित था, ये आपकी किसने किया था? ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज आपके बलबन ने किया था। ठीक, ये सैन्य विभाग का प्रमुख के लिए था। तो दीवाने बंदगान आपका फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग जो है वो कृषि से संबंधित था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए दीवाने अर्ज जो है वो आपका सैन्य विभाग से संबंधित है, बलबन ने शुरू किया था, तो एक आपका चौथा हो जाएगा। वहीं दीवाने रिसालत जो है वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित विभाग होता था, दीवाने रिसालत। वहीं दीवाने इंसा जो था वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत जो था वो वित्तीय मामलों से संबंधित था। तो 4 आपका ए का चौथा हो जाएगा, बी का आपका पहला हो जाएगा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो 4 1 2 3 हो जाएगा। और देखते हैं राइट आंसर क्या है यहाँ पर। 4 1 2 3 आपका डी में मिला, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। और ये क्या था? रक्षा विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से। ठीक, आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। दीवाने अर्ज अथवा आरिज मुमालिक भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बलबन ने की थी इसकी स्थापना। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक के समय हुआ। विजारत मतलब वजीर टाइप के रखे जाते थे आपके। ठीक, वजीर वाला सिस्टम कहते हैं ना, वजीर, तो वजीर वाला सिस्टम बना तुगलक के समय, याद रखिएगा। विजारत एक संस्था थी, इस्लामी संविधान ने मान्यता थी और एक तरह से ये आपका राजस्व विभाग से संबंधित था। वजीर मुख्यतः जो होता था वो दीवाने वजारात का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक वे आदि सभी की देखभाल करता था। और तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। ठीक, और फिरोज तुगलक के समय वजीर की पद। और अगर बात करें सबसे चरमोत्कर्ष पे कब था, तो फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक, और गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब, निजामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। तो विजारत का चरमोत्कर्ष जो होता है तुगलक के समय होता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। किसका विलय था? फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। ठीक, इसीलिए जो मध्यकाल की सरकार थी एक समग्र संरचना किसकी थी? फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं, खराज है, उस्र है, मुक्तई है। खुम्स जो होता था, जो युद्ध होता था उसमें जब लूट का माल मिलता था तो लूट के माल में 4/5 जो है वो आपके सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 जो है वो आपके खजाने में चला जाता था, तो उसी को खुम्स कहते थे। ठीक, तो 1 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं खुम्स जो होता था वो 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 राजकोष में। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा, मतलब इन्होंने उल्टा कर दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। ठीक, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था आरंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ठीक, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो होता था चौधरी होता था। सर्व कर लगाया जाता था, सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी, खराज, जजिया, खुम्स और जकात। ठीक, और परामर्श कर उसने खेती के उपज के 10% की दर से सिंचाई कर शर्त भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त भी किया था। ठीक, याद रखिए, तो 28 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने। जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध है राज्य के कानून से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से होता है। हदीस एक इस्लामी कानून है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। ठीक, मतलब हदीस और कुरान को मिला करके शरीयत बनता है।
21 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? तो फवाजिल का अर्थ होता था जो भी इक्तेदार होते थे वो आपके सरकारी खजाने में जो अतिरिक्त राशि जो है भेंट करते थे उसे हम फवाजिल कहते थे। तो अभिजात वर्ग में दिया जाने वाला वेतन के बदले निर्धारित, ये सब गलत हो जाएगा। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो जो सल्तनत काल की प्रमुख मुद्रा है वो आपका कौन है? जीतल और टका। ठीक, टका आपका चांदी का होता था और जीतल आपका तांबे का होता था। ठीक, और इसका अनुपात 1:48 था, ये भी याद रखना। ठीक, 1:48 मतलब टका का 1, 48 जीतल 1 टके के बराबर होते थे। आपका 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टका चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक है? वो आपका इल्तुतमिश है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? अब यहाँ 3 दे दिया, बहुत सारे लोग सोना चांदी तांबा या चांदी जस्ता तांबा लगा के आएंगे जो कि गलत होगा। देखिए जो आपका टका है और जो ससगनी है ये दोनों चांदी के होते थे, जीतल जो होता था वो तांबे का होता था। और टका और जीतल का जो अनुपात होता था 1:48 होता था, मतलब 1 टका 48 जीतल के सिक्कों के बराबर था। तो चांदी और तांबा होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उल्लेखित हुआ है। अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से 46 में गद्दी पर बैठा, के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे और यह 1242 से 58 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लेखित है जो 1226 से 42 ईस्वी तक खलीफा रहे। ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? ये आपको बताना है। तो भारत में कागज का प्रयोग जो आरंभ हुआ है वो 12वीं शताब्दी से आरंभ हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ, भारत में इसका प्रयोग 12वीं शताब्दी से होने लगा। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में है। 1105 ईस्वी में पेपर संरचित किया गया जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक, और ये अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कुतुब मीनार के निकट है, ये भी याद रखना। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है और 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है और जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो ये आपके अलाई दरवाजा में लाई गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो देखिए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। इन्होंने पहली मंजिल बनवाई थी और इन्होंने दूसरी तीसरी चौथी मंजिल बनवाई। फिर जो चौथी मंजिल ध्वस्त हो जाती थोड़ा बहुत तो फिर ये जो है फिरोज शाह तुगलक चौथी और पाँचवीं मंजिल बनवाते हैं। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया है जो कि आपका कुतुब मीनार के परिसर में है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, तो शुद्ध इस्लामी शैली में जो प्रथम मकबरा बना है वो बलबन का मकबरा बना है। ठीक, विशुद्ध इस्लामी शैली में। और वहीं बात करें बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए बढ़िया आराम से। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो ये आपका बलबन के मकबरे में है। ठीक, बलबन का मकबरा किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, किला ए राय पिथौरा उसके दक्षिण पूर्व में स्थित मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का प्रयोग किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर सही कालानुक्रम क्या होगा ये आपको बताना है। और तुगलकाबाद किला जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, 1320 से 25 के समय बनवाया था। 1320 से 25 का टाइम पीरियड था। वहीं अगर बात करें लोधी गार्डन, तो लोधी गार्डन आपका लोधी डायनेस्टी में हुआ है। लोधी डायनेस्टी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1451 से 1526 तक चालू होती है। फतेहपुर सिकरी आपकी अकबर बनवाते हैं जो कि 1556 का टाइम पीरियड होता है। कुतुब मीनार सबसे पहले बनेगा, तो 3 आपका पहले आ जाएगा। तो 3 आपका कहाँ है?
ए में है और बी में है। 3 के बाद 1 ऑटोमेटिक इन्होंने दे दिया है, तो तुगलकाबाद 3 के बाद 1 हो जाएगा, लेकिन फिर होगा लोधी गार्डन, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? ये अत्रि कवि हैं, याद रखिएगा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। जब मालवा विजय उन्होंने की थी, लेकिन मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। मतलब मालवा विजय की थी, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण जेता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के जो प्रशस्तिकार थे वो अत्रि और महेश थे। अगर बात करें कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया, तो जेता ने, लेकिन जो प्रशस्तिकार थे वो आपके अत्रि और महेश थे। कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में, तो राणा कुंभा के शासनकाल में, क्योंकि मालवा की विजय के उपरांत ही इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं, आपको बताना है। पहला अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, वो भी दिल्ली में बनवाया था। ठीक, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। जौनपुर में अटाला मस्जिद, एकदम सही है। मालवा में जहाज महल, ये भी सही है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद, ये भी सही है। मतलब सुमेलित नहीं है तो यही सुमेलित नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको सुमेलित करना है। वास्तुशैली दे रखी है और संबंध राजवंश दे रखा है। ठीक, तो वास्तुशैली मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो है ये किससे संबंधित है, ये आपकी खिलजियों से संबंधित है। वहीं अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो हुआ है वो आपके तुगलकों के समय हुआ है। ठीक, स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग जो हुआ है वो आपके विजयनगर में हुआ है। ठीक, बोधिगोई मतलब देखते नहीं आप, विट्ठल स्वामी जो मंदिर है आपका कृष्णदेव राय ने बनवाया है हम्पी में, उसके जो खंभे हैं उसमें संगीतमय ध्वनि आती रहती है, तो स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर में हुआ। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार जो है वो आपके सरकी राजवंश के समय हुआ है। तो ए आपका हो जाएगा तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा। ए का तीसरा, बी का चौथा, तो ए में है, तो ए आप राइट आंसर लगा देंगे बस। अब यहाँ दिल्ली सल्तनत साहित्य एवं साहित्यकार के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, तो अलबर्नी था। ये आपके किसके समय थे, ये आपके महमूद गजनबी के समय थे और उनके प्रसिद्ध इतिहासकार थे, याद रखिएगा। ठीक, किताबुल हिंद की रचना अलबर्नी ने की है। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबर्नी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान है और इसने जो है तहकीक हिंद, किताबुल हिंद मतलब तारीख़ हिंद और तहकीक हिंद कुछ भी दे दे तो आपको लगा देना अलबर्नी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो एटा में हुआ था। ठीक, एटा कासगंज में। ठीक, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। ठीक, काशी रामनगर वर्तमान में हो गया है, जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था और खुसरो ने स्वयं को तृतीय हिंद भी कहा है। ठीक, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो कहा जाता है और पटियाली गांव में इनका हुआ था, एटा कासगंज में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है, तो ये आपके खड़ी बोली में इन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा है, तो अमीर खुसरो ने भी देखा है और शेख निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा है, दोनों लोगों ने देखा है, तो ये जो है डिस्प्यूटेबल हो जाता है। अब देखिए अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित हैं, गयासुद्दीन बलबन से भी संबंधित हैं और अलाउद्दीन खिलजी अगर देते तो उनसे भी संबंधित होता। क्यों, क्योंकि 7 सुल्तानों का इसने दरबार देखा है। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार में आगे बैठ गया। अमीर खुसरो बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। ठीक, वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं तो किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित, क्योंकि इनके यहाँ ये दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो एक क्या था बताइए, कवि भी था, इतिहासकार भी, संगीतज्ञ, ये तीनों था। ठीक, खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से अमीर खुसरो एक कवि था, इतिहासकार, संगीतज्ञ, तीनों था। इसे तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। सबके हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन था, अमीर खुसरो था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए और इन कथनों में कौन सही है आपको बताना है। पहला है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। एकदम सही बात है। भारत में कव्वाली से जानी वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। कव्वाली जो है इन्होंने ही शुरू की थी आपके अमीर खुसरो ने। दूसरा भी सही है, 1 और 2 दोनों सही, इसमें केवल 1 केवल 2 नहीं, दोनों सही हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब नोरस की रचना की थी। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी। किसने? बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने। ठीक, और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी का लेखक जो है मिनहाज उस सिराज है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए यहाँ आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। किताबुल हिंद जो है वो आपके महमूद गजनबी का टाइम पीरियड है, जो कि आप उस समय अलबर्नी इस किताब को लिखते हैं। और पृथ्वीराज रासो जो होते हैं ये आपका पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड है। तो ये आपका 1000 से लेकर के 1028 का टाइम पीरियड था। और यहाँ पर आप 1191 देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी तो बाद में आए हैं, तबकात नासरी भी बाद में आए। भाई फतवा जहांगीरी आपके जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखी है। और मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी नसीरुद्दीन महमूद के ऊपर लिखी है। तो जो सबसे पहले है वो आपका किताबुल हिंद है। तो 3 नंबर आपका पहले हो जाएगा और 3 के तुरंत बाद जो होगा वो आपका पृथ्वीराज रासो होगा, क्योंकि ये दोनों बाद में आई किताबें। तो 3-2 कहाँ मिल रहा है? डी में मिल रहा है। डी लगा दो, बस कुछ नहीं सोचना है। निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो ये आपकी फारसी भाषा को संरक्षण दिया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान दिया गया। ठीक, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो ये क्या था? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सोरसेनी, मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर आपके लेखक दे रखे हैं, यहाँ इनकी किताबें हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा है? तो इन्होंने तारीख़ फिरोज शाही लिखा है। तो ए का तीसरा हो जाएगा। हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा है। तो बी का चौथा हो जाएगा। और मिनहाज उस सिराज ने लिखा है तबकात नासरी। तो सी का दूसरा। और यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है तारीख़ मुबारक शाही। तो ए का तीसरा है, बी का चौथा। ठीक, हसन निजामी ताजुल मासिर लिखा है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा। तो 3-4-2 याद रख लीजिए, बस 3-4-2 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यूपी पीसीएस प्री में आया है। देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख़ फिरोज शाही की रचना की, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। एलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है। वह खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसकी तुर्की भाषा में। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में लिखा है, इसने तुर्की में लिखा है। ठीक, ताजुल मासिर। ठीक, हसन निजामी जो लिखा है ये तुर्की में लिखा है। वहीं यहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी है, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी की रचना की है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ताजुल मासिर जो है लिखा है किसने? हसन निजामी ने लिखा है। और खजाइन उल फतू अमीर खुसरो ने लिखा है। तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। फतवा जहांदरी जो लिखा है वो आपके जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा, सी का चौथा। 2-3-4 देख लो, बस 2-3-4 2-3-4 आपका ए में मिला है, ए लगा दो बस। निम्नलिखित में से तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो तारीख़ फिरोज शाही के जो रचनाकार थे शम्स सिराज अफ़ीक और जियाउद्दीन बर्नी दोनों थे। ठीक, तारीख़ फिरोज शाही शम्स सिराज अफ़ीक और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ने सल्तनत कालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, इधर आपकी किताबें हैं, इधर आपके लेखक हैं। तो तारीख़ हिंद जो लिखा है वो आपके अलबर्नी ने लिखा है, महमूद गजनबी के टाइम पीरियड के थे। और तारीख़ हिंद क्या इन्होंने जो है किताबुल हिंद भी लिखा है।
तारीख़ दिल्ली की बात करें, ये अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो, तो यहाँ कोई नहीं दे रखा है। ए देखिए फ़िलहाल अलबर्नी होगा ए का, और बी का होगा आपका अमीर खुसरो। तो ए का अलबर्नी हो जाएगा, मतलब ए का तीसरा हो गया, ठीक, लिख लो यहाँ पर, और बी का यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ठीक। और रेहला, रेहला किसने लिखी है, तो ए का तीसरा, बी का चौथा किस में है, सी में है, सी लगा दो। सी का पहला मतलब रेहला किसने लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है। तबकाते नासरी जो है मिनहाजुस सिराज ने लिखी है, मतलब तबकाते नासरी जो है वो मिनहाजुस सिराज ने लिखी है, ये भी याद रखना। बस सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कोटों में उत्तर चुनिए। तो यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। हकाइक हिंदी जो लिखा है वो आपके अब्दुल वाहिद बेलग्रामी ने लिखा है, और तहजूबुल अखलाक जो लिखा है वो इब्न मिस्कविया ने लिखा है, और कुंजुल तिजार जो लिखा है वो आपके बेलक अल कवायकी ने लिखा है, और जवामिउल हिकायत जो लिखा है वो सदरुद्दीन मोहम्मद जोफी ने लिखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए का तीसरा और बी का पहला हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला सिर्फ ए में है, ये आपको ई में भी है, सी में भी है, तो देख लीजिए आपका सी का क्या था, सी का चौथा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कुंजुल तिजार जो है बेलकल कवायकी ने लिखा है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, झारखंड पीसीएस में आया हुआ है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, मतलब शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। तो किसने लिखा है, अमीर हसन सिज्जी ने लिखा है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो सितार को, ठीक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो अमीर खुसरो ने शुरू किया था, ठीक। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था, ठीक। एटा में इनका जन्म होता है, ठीक, पटियाली नामक गांव में, ये भी याद रखना। तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। खड़ी बोली के जो है जन्मदाता यही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो ये राणा कुंभा है, ठीक। इन्होंने संगीत पर जो है एक पुस्तक लिखी थी, और क्या था, संगीत शास्त्र संगीत मीमांसा, ठीक। उसने संगीत शास्त्र संगीत मीमांसा संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है, ठीक। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई थी, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, ये आपको बताना है। देखिए, ए पंडित बाव भट्ट संगीत राज से संबंधित नहीं है, उस्ताद चांद का भी राग चंद्रिका से संबंधित नहीं है। पुंडरीक विट्ठल जो है वो रागमाला से संबंधित है, कुंभा भी राग कालपद्म से संबंधित नहीं है। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की थी, ठीक। अभी राणा कुंभा की बात हुई थी। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने की है, और राग कल्पद्रुम की रचना जो है कृष्णानंद व्यास ने की है। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर ग्रंथ है, इधर रचयिता है, ठीक। तो कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है ये आपको बताना है। देखिए, रागमाला आपके पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है। रस कौमुदी के रचयिता श्रीकंठ हैं, और राग विबोध जो लिखा है वो आपके सोमनाथ ने लिखा है। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो लिखा है वेंकट रमन ने लिखा है। तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा, और सी का पहला। तो 3 4 1 आप देख सकते हैं। 3 4 आपका सिर्फ ए में दे रखा है, ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, संस्मरण मतलब जो अपनी यादें थी उसे ताज़ा करके बढ़िया किताब लिखी है, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, ठीक। तुगलक वंशीय फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था, ठीक, इसीलिए इसने लिखा था। अब यहाँ सल्तनत काल विविध से सारे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया है, तो तुर्कों ने किया है, ठीक। तुर्कों के द्वारा पोलो खेल का प्रचलन हुआ, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो चौगान खेल रहा था उसी में उसकी मृत्यु भी हुई थी, याद ही होगा आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिलान करना है। फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण करता है। बलबन ने क्या किया था, नौरोज प्रथा आरंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत बनाया था, ठीक। और जहांगीर सर थॉमस रोआया था। तो ए का तीसरा हो जाएगा, और बी का दूसरा। ए का तीसरा बी का दूसरा कहाँ है, बस बी में, बी आपको लगा देना है, ठीक। ए का तीसरा ही ए में, बस। दीवानी रियासत जो था वो आपकी राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए
जो है एक दीवानी रियासत था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण बहुत अधिक लेवल पे करवाया था। शुरुआत तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी। पारसी त्यौहार नौरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार को प्रचलित किया था। अंग्रेज जो था सर थॉमस रो जो था मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में आया था। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय होती थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ यात्री हैं, यहाँ देश हैं। तो इब्न बतूता मोरक्को का था, एकदम सही बात है। मार्को पोलो आपका इटली का था, ये भी सही बात है। अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस का था। कहाँ का था? फारस का था। और ये कब आया था ये भी याद रखिए, ये आपके आया था देवराय, जब देवराय प्रथम गद्दी पर होते हैं, देवराय प्रथम के समय आया था, ये भी याद रखना। नूनिज आपका पुर्तगाल का था, तो ये भी आपका सही है। घोड़े का व्यापारी था, ये भी आया था आपके संगम वंश में, ठीक। तो सी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, ठीक। मार्को पोलो वेनिस इटली का यात्री था। पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय आया। ईरानी यात्री अब्दुल रजाक देवराज द्वितीय के समय आया था, प्रथम के समय नहीं, द्वितीय के समय 1422 से 46 में आया। और नूनिज पुर्तगाली का यात्री था, और ये भी विजयनगर की यात्रा करता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न यात्रियों के बधाने का क्रम क्या है, ये बताइए। देखिए अलबर्नी जो था वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया, तो इसका टाइम पीरियड हो जाता है 11वीं शताब्दी मान लीजिए, ठीक, 11वीं शताब्दी। वहीं इब्न बतूता जो होता है मोरक्को का यात्री है, और ये आया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया है, और तब आपका 1336 लगभग 14वीं शताब्दी चल रहा था। और मनुची की बात करें तो ये आपके आए हैं शाहजहाँ के टाइम पीरियड में, और ट्रेवेनियर आए हैं आपके दारा सिकोह के टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले 3 आए अलबर्नी, 3 आपका सिर्फ बी में, बी आप लगा दीजिए बस। और ट्रेवेनियर और मनुची के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक। ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने शाहजहाँ के शासनकाल में अपनी यात्रा 1638 से 63 तक इसने चालू की थी, या पेशे से जोहरी था, ठीक। और 6 बार इसने यात्रा की। अपनी पुस्तक में ट्रेवल्स इन इंडिया में इसने सब विवरण दिया है, ठीक। तो ट्रेवल्स इन इंडिया किसने लिखी है? आपके ट्रेवेनियर ने लिखी है। ट्रे से ट्रेवल्स और ट्रे से ट्रेवेनियर, याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकते हैं। देखिए मनुची जो था ये इतावली यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में वह अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर फारस की यात्रा करते हुए भारत आ गया। इसने शहजादा दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी भी की थी। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। फिर स्टोरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा, ठीक, जिसे भारत का दर्पण भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? स्टोरियो दो मोगोर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? तो उलेमा कहलाते हैं। उलेमा लोग जो थे वो दस्तार बंदान कहलाते थे। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान यानी पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई है, ठीक। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब और जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में जानकारी दी है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया है, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन करना है आपको। तो कुछ नहीं करना है। देखिए शेरशाह और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आपके पहले आते हैं, इस तरीके सोचिए। रजिया सुल्तान उनसे पहले आती हैं, ठीक। और अकबर जो होते हैं वो आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो रजिया सुल्तान क्या हो गई? सबसे पहले हो गई। तो 4 आपका सबसे पहले हो गया। रजिया सुल्तान के बाद कोई आता है तो ये सल्तनत काल के हैं, ये और ये क्या हैं? सल्तनत काल के हैं। ये क्या हैं? ये आपके मुगल काल के हैं। तो 4 के बाद 3 ही आएगा, ठीक, जाहिर सी बात है। उसके बाद शेरशाह जो होते हैं वो आपके अकबर से पहले आते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये हुमायूं के समय के हैं तो 4 3 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, बस सन भी नहीं इसमें लगाना है आपको, सन भी नहीं याद करना। 4 3 1 2 आपका राइट आंसर। तो 4 3 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आप लगा दीजिए बस। अब यहाँ टाइम पीरियड भी देख लीजिए आप। शेरशाह का है 1540 से 45, अकबर का 1556 16 5, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 13 16, बस।
लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मिलान करना है, ये युद्ध हैं और कब लड़े गए, ठीक, ये आपको बताना है। चंदवाड़ नहीं चंदावर होगा, चंदावर का युद्ध जो राजा जयचंद थे और आपके मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ है 1398 में, ठीक, और नसरुद्दीन महमूद का उस समय टाइम पीरियड था। तालीकोटा का युद्ध जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है 1565 में हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। तो आपका ए का दूसरा हो जाएगा और बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला, तो डी में है तो डी आप लगा देंगे, मतलब आगे भी नहीं सोचना है। यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, ठीक। बहादुर शाह गुजरात से संबंधित, एकदम सही बात है। चांद बीबी अहमदनगर की थी, अवध की नहीं थी, ठीक, अहमदनगर की थी, ठीक। और रजिया सुल्तान दिल्ली की, बाज बहादुर मालूम, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन शाह निजाम की प्रथम पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं अहमदनगर से, ठीक, समझिए बात को। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, विजयनगर के कृष्णदेव का शासनकाल था 1509 से 29, ठीक। वहीं कुतुब मीनार का निर्माण 1206 में होता है। पुर्तगालियों का भारत में आगमन 1498 में होता है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है 1388 में। तो आप देखिए कौन सा सही होगा भाई। सबसे पहले तो दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा ए में है, बी में है। उसके बाद में 4 नंबर होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों में है। उसके बाद में देखिए आपका हो गया 1388, 1206। उसके बाद में आएगा तीसरा पुर्तगालियों का आगमन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण जो होता है वो आपका 1325 से 1351 के बीच में होता है। आते हैं तुरंत जो है राजधानी का स्थानांतरण नहीं करते हैं। लेकिन अफगान षड्यंत्र जो है 1325 में होता है। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 4 सबसे पहले होगा, तो ए में ही दे रखा है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। 4 के बाद आपका 3 होगा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होगी। उसके बाद अफगान षड्यंत्र, फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ठीक। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। तो पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री कौन था? तो इब्न बतूता था, ठीक, इब्न बतूता। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है, दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। देखिए, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की है, सम्रांगण सूत्र की नहीं। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की, एकदम सही, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद लिखा है, वहीं सम्रांगण सूत्रधार जो है भोज ने लिखा है, और सोमेश्वर ने मनोल्लास लिखा है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी ने किया है, ठीक। 1290 से 1320 तक 30 साल करते हैं बस शासन। 16 नंबर क्वेश्चन है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो ये आपके इल्तुतमिश के समय इन्होंने सेवा नहीं की थी, और सबके अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सबके समय की थी, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई है? तो जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई है, ठीक। जौहर प्रथा में सामूहिक रूप से सभी स्त्रियां जो है आग के कुएं में कूद जाती थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो ये हेमचंद्र सूरी थे, ठीक, जैन धर्म के अनुयायी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये युद्ध है और कब लड़े गए ये आपको बताना है। तो तराइन का तो सबसे फेवरेट है, 1192 लगा दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व है। प्लासी का युद्ध 1757 है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का पहला, तो ए का 4, बी का पहला जो है सी में है, सी लगा दीजिए, बस यही हो जाता है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर जो है आपके राजा महाराजा दिए गए हैं, इधर उन्होंने जो काम किया है। तो अकबर ने क्या काम किया था? इन्होंने आईने दहसाला बनाया था, ठीक, आईने दहसाला इन्होंने बनवाया था। मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा चलाई थी। इल्तुतमिश ने जो है चहलगानी अमीर मतलब 40 दल बनाया था। शेरशाह को सड़क आजम कहा जाता है, ठीक, सड़क आजम कहा जाता है। तो आपका ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा आपका सिर्फ बी में दे रखा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बस। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपानाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो पनही या उपानाह जो जूता को कहा जाता है, कहते हैं ना पनही पड़ेगी मतलब जूता पड़ेगा, आज समझ लीजिए। पनही का मतलब जूता होता है, रस्सी वाली पनही नहीं होती कुछ, पनही मतलब जूता।
22 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो गेहूं जो चना की होती थी, मक्का की नहीं होती थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये आपकी ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं और लगातार मैराथन सीरीज चल रही है और ये आपका दूसरा पार्ट था आपका मध्यकालीन इतिहास का, और 2 पार्ट और आएंगे मध्यकालीन इतिहास के, और आपका मध्यकालीन इतिहास के सारे क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, आरओ सबके हो जाएंगे। मतलब पीसीएस आप आराम से निकाल सकते हैं, प्री वाला आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सबकी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, और मन लगा के पढ़ाई करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।